हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हम बहुत बड़ा ये नाम है चैप्टर का, इसका हम नाम पहले समझ लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इतना बड़ा नाम का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पेयर, पेयर तो हम जानते ही हैं, इट इज़ अ पेयर किस चीज़ का, यहाँ पर इक्वेशंस का पेयर है, तो इसका मतलब है सिंपली टू इक्वेशंस। तो पेयर यहाँ इक्वेशंस के लिए बोला गया है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सेम वेरिएबल्स में ली जाएंगी, दोनों के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है, लीनियर हम पहले ही समझ चुके हैं, हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसमें हमने इसके बारे में बताया था कि लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री होनी चाहिए 1। ठीक है, डिग्री क्या होती थी, डिग्री होती थी आपकी हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होगी हाईएस्ट, है ना, इसको आप हाईएस्ट पावर कहें या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहें या हाईएस्ट इंडिसेस कहें, एक ही बात है। हाईएस्ट पावर 1 होगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर। और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ से इसका नाम भी आता है लीनियर। तो यहाँ देखें, अगर आप जब भी लीनियर लिखा हो तो आप समझ लें उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। इक्वेशन है यहाँ पर, अब ये पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन हो गया। अब कैसे होगा, बस सिंपली आपको क्या करना होगा, वहाँ पर इक्वल टू साइन लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स आप दो कोई भी ले सकते हैं, जनरली ज़्यादातर एक्स और वाई का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, या आप कोई चाहे तो यू वी भी ले सकते हैं, आप कोई और एस टी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो वो आप दो पेयर ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बात की थी टू इक्वेशन इन सेम वेरिएबल, तो यानी कि दोनों ही इक्वेशन सेम वेरिएबल में होंगी, एक्स और वाई में होंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझें अगर हम इसी बात को, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने देखी। इसके अंदर एक तो वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स कितने होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स। तो दो सारी चीज़ मिलाकर ये जो इक्वेशंस बनेंगी टू वेरिएबल्स। और अभी हमने बताया कि वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे ज़्यादातर हम एक्स वाई का एज ए पेयर यूज़ करते हैं, या हम यू और वी यूज़ कर सकते हैं, या एस और टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, जैसे कि पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कांस्टेंट्स होते हैं कुछ, और कांस्टेंट इसके अंदर जनरली ए बी और सी, है ना, इस फॉर्म में ले जाते हैं। और भी आप कुछ भी ले सकते हैं ना, खाली नहीं है कि ए बी सी लें, आप डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, है ना, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर ए बी और सी का यूज़ किया जाता है। अब ये कांस्टेंट कहाँ से आते हैं, ये ए बी सी तो नोटेशन है, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या लिए होते हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने रियल नंबर पढ़ लिया, तो ए बी सी में कोई भी नंबर हो सकती है, इंटीजर इंटेग्रल वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन में दो जगह दिखाई देते हैं। एक तो ए बी की अगर बात करें तो ए बी यूज़ होते हैं एज कोफिशिएंट्स की तरह, एज कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स इसका ए जनरली कोफिशिएंट्स होता है ऑफ एक्स का, एंड बी होता है वाई का। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। और सी जो है हमारा, जो सी का यूज़ है वो यूज़ होता है एज ए कांस्टेंट टर्म, इसको हम कांस्टेंट टर्म की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इतना कुछ बता दिया, तो मैं अगर आप इसको एक लीनियर इक्वेशन लिख के समझाऊंगा तो और बेटर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और यहाँ पर इक्वल टू साइन। यानी जो थर्ड चीज़ मैंने बताने वाला था वो था आपका इक्वल टू। इक्वलिटी का यूज़ किया जाता है, यानी आप पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन का यूज़ कर दें तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ, और हमने यहाँ पर इक्वल टू साइन भी लिया। तो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स यानी ए बी सी और एक इक्वल टू साइन मिलकर हमारी ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, और ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें अगर पेयर बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एल्जेब्रिकली ये मैथमेटिकली किस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो हमें पता है हम कैसे, किस तरह लिखा हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, हमें दूसरी लिखनी है तो हमें इसको नंबर देना पड़ेगा, हम इसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं A1 B1 C1, और अब दूसरी हम लिख सकते हैं एज A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम किस तरह से लिखते हैं? तो अभी तक हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल किस तरह लिखा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल हम जानते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह लिखा जाता था? तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल। तो ये हम रिप्रेजेंट करते थे इसको px से, ठीक है, और ये इस तरह से होता था ax प्लस बी, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहने इस तरह से होती थी। लेकिन हमें चाहिए इक्वेशन, तो इक्वेशन में क्या हो, हमें इक्वल टू साइन लेकर आना है। ये इक्वल टू साइन जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है, इसमें कोई इक्वल टू साइन नहीं है। तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वल टू साइन लगाना होगा। तो हमारी फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन वन वेरिएबल, और वो किस तरह से होगी, दैन इक्वल टू ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैंने जैसे बताया कि हमें फोकस रखना है कि सॉल्यूशन क्या होगा, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू, जी हाँ, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, है ना, उसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू। जैसे इसके अंदर x की क्या वैल्यू रखें कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ax इज इक्वल टू माइनस बी, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस बी बाई ए। तो ये जनरल फॉर्मेट हो गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए मैं इक्वेशन ले लेता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन हो गई, ठीक है, वन वेरिएबल में हो गई। तो यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 6 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई माइनस 3। तो अगर आप x की वैल्यू माइनस 3 रखेंगे इस इक्वेशन में तभी ये वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये 0 नहीं होगी। या ये कहें x इज इक्वल टू माइनस 3 ही इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। इस बात को अगर हम ज्योमेट्रिकली समझें तो ये क्या होगी, इक्वेशन किस तरह से होगी। देखिए जब भी लीनियर इक्वेशन होती है तो लीनियर का मतलब सिर्फ ये समझें कि लीनियर का जो नाम ही आया है वो लाइन की वजह से आया, लाइन, यानी लीनियर इक्वेशन जो होती है चाहे वो एक वेरिएबल में हो या वो दो वेरिएबल में हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यानी इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से होगी, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, उसको हम ड्रॉ करते थे तो एक लाइन बनती थी इस तरह से। वो एक्स एक्सिस को, यानी ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी पॉलिनोमियल की लाइन है, ठीक है। तो ये अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तब भी लाइन ऐसी ही होगी। और यहाँ पर जनरल फॉर्म हमने अगर ये लिए, अगर हमारी जनरल फॉर्म ये है इक्वेशन की, तो हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पर इंटरसेक्शन का वो आएगा माइनस बी बाई ए, जो हमने वैल्यू निकाली है एक्स की 0, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और हमने एग्जांपल ये लिया है तो x की वैल्यू जो आई है x माइनस 3, तो इस न्यूमेरिकल के हिसाब से ये वैल्यू माइनस 3 होगी, x की नेगेटिव साइड में माइनस 3 आएगी। तो यहाँ पर एक ही बार ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ज्योमेट्रिकली हम ये कहेंगे नंबर ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। हाँ बिल्कुल, x एक्सिस पर कितनी बार ये इंटरसेक्शन हो रहा है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू है वो होगी क्या वैल्यू उसके इंटरसेप्ट के बाद आ रही है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एक ही सॉल्यूशन होता है। अब देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन अब वन की जगह टू वेरिएबल ले लिया, तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी, या x और y अब दो वेरिएबल आ गए हमारे पास। और अब हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे क्या होंगे, सॉल्यूशन इसके देखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, उसमें एक ही वेरिएबल था तो x की वो वैल्यू हमने निकाल ली थी, है ना। इसमें दो वेरिएबल हैं तो सॉल्यूशन होंगे आपके वैल्यूज ऑफ x एंड y, है ना, विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें x और y की वैल्यू रखने पर जो कि उसका आंसर क्या कर दे, 0 कर दे, या यहाँ पर कोई और वैल्यू है उसके बराबर कर दे, तो उसी हम x और y की वैल्यू का सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल में ले लेता हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई को अगर हम ऐड करें तो 4 आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं x को लेता हूँ 2 और y को लेता हूँ 2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी एक सॉल्यूशन हो गया इसका, ओके। यानी x और y की वैल्यूज़ होगी हमारे पास, क्या होगी कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली और y की वैल्यू 2 ली तो इसको सेटिस्फाई की, ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
लेकिन हमारे पास क्या और भी ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं? जी हाँ, अगर मैं x को 0 लूँ और y को 4 लूँ तो भी आंसर 4 आएगा। तो दिस इज अगेन अ सॉल्यूशन, अनदर सॉल्यूशन। या मैं इसको 4 ले लूँ और y को 0 ले लूँ तब भी 4 आ रहा है, और ये 4 0 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत सारी इसकी कितनी हो सकती हैं, आप सेटिस्फाई करने के लिए बहुत वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यूज़ रखकर इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर मैं 1.5 लेता हूँ यहाँ पर और इसको 2.5 लेता हूँ तब भी 4 आ जाएगा। तो 1.5, 2.5 इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो कितनी वैल्यूज़ ले सकते हैं अगर मैं इसको बोलूँ तो आप जितनी मर्जी चाहें, इसके ऊपर जितने बहुत सारे पॉइंट्स इस पर आएंगे जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर और कोई भी रियल नंबर रखकर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन आप सीधा लिख सकते हैं इसको देखते हुए कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे। वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से हम देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जैसे भी आप देखेंगे कि इक्वेशन अगर आपकी लीनियर है ना, चाहे वो 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इसका ग्राफ भी आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ बना सकता हूँ। और ड्रॉ करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए। इतने सारे सॉल्यूशन में से कोई भी 2 सॉल्यूशन चाहिए जिससे 2 पॉइंट्स आएंगे। उन 2 पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाए, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी, विच रिप्रेजेंट्स द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए x की वैल्यू 0 लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ली मैंने, तो मेरे पास एक 0,4 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 0,4 पॉइंट मेरा कहाँ होगा, जैसे 1 2 3 4 ये हो जाएगा मेरा 0 और 4। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर y को 0 ले लेता हूँ, है ना, और तो x मेरा 4 आ जाएगा, तो तब भी मेरा आंसर ही आएगा। ये 4 एंड 0, तो 1 2 3 4, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। दिस पॉइंट इज 4 एंड 0। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x की वैल्यू 0 एक बार और एक बार y की वैल्यू 0। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम मेथड, इंटरसेप्ट मेथड भी बोलते हैं। यानी हम एक टेबल बनाते थे, ये वही वाला मेथड, और उस टेबल में हम क्या करते थे, 2 सॉल्यूशन लेते थे, यानी एक x की वैल्यू और y की वैल्यू नोट करते थे। यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, हम x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। x को 0 लिया तो y 4 आया, y को 0 लिया तो 4 आया। तो ये सिंपलेस्ट मेथड होता है जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑल्सो है स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें बात करनी है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कितने हैं इसके, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहाँ पर है सॉल्यूशन, तो हमने 2 सॉल्यूशन तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, अगर आप ये वाले सारे पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर आएंगे, और जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर वो सारे इसी के सॉल्यूशन होंगे। तो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ईच सॉल्यूशंस, जो कि आपके एक्स वाई ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसे लिख लें, विच इक्वेशन इज एक्स ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to points lie on the straight line which represent given linear equation in 2 variable, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर होंगे और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है, तो हमारा एक सॉल्यूशन होता है। और अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी वो सारे पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर आते हैं। चलिए आगे अब हम समझते हैं। अब हम आगे अपने मेन टॉपिक पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्यूशन अभी तक हमने जान लिए। अगर हमारे पास क्या था, लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर 1 वेरिएबल था तो हमारे सॉल्यूशन कितने थे, एग्जैक्टली सॉल्यूशन कितने थे इसके सॉल्यूशन थे 1 सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी हमने देखा। और अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, ठीक है, तो वो हमने देखा, उसके कितने सॉल्यूशन थे, उसके सॉल्यूशन थे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे। दोनों की जो है लाइन स्ट्रेट लाइन ही थी, ठीक। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं तो सॉल्यूशन क्या होंगे। सॉल्यूशन से पहले हम बात करेंगे उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
एल्जेब्रिकली आपको दो इक्वेशन इस तरह से मिल सकती है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और हम अब बात करेंगे उसका ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो यहाँ पर तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़। और ये क्या होंगी 3 पॉसिबिलिटीज़? ये 2 लाइन, क्योंकि हर एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ओके, क्योंकि हम जान गए दोनों ही लीनियर हैं तो स्ट्रेट लाइन होगी, और ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। जब दोनों एक साथ आएंगी तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है? 3 तरह की सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है कि लाइन कुछ बनी हो इस तरह से, यानी दोनों एक दूसरे को कट कर रही हो, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हम ड्रॉ कर भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास, या तो आप देखोगे कि लाइन इस तरह से आ रही है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की और दूसरी जब लाइन आपने ड्रॉ की तो वो भी इसके ऊपर आ गई, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ये आपकी हो गई कोइंसिडेंट लाइन, या ये केस हो सकता है, या आपका एक और केस हो सकता है कि एक लाइन इस तरह से आए और दूसरी लाइन कभी इससे मिले ही ना, ठीक है। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आप जब भी इसको ड्रॉ करके देखेंगे, दोनों इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इन्हीं 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में वो फॉल करेगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, या पैरेलल लाइंस हो सकती है। तो अभी हमारा क्वेश्चन अभी बाकी है कि इसके जो सॉल्यूशन है ना, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन क्या हैं, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसी के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 3.1 उसको देखेंगे। और उसमें आपसे क्या पूछा गया होगा कि आप इन 2 इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो या इस तरह की तीनों में से कोई एक हो सकती है, तो हम उसको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ कर हम ये दिखा सकते हैं। और ये जो इक्वेशन होंगी ये हमें दी नहीं होंगी, ये एक वर्ड प्रॉब्लम के साथ आएंगे। तो हमें इस वर्ड प्रॉब्लम को भी समझना होगा कि वर्ड प्रॉब्लम से किस तरह से, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी तो वो भी हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इन इक्वेशंस को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 1, और इस एग्जाम्पल 1 में हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जो आने वाले एक्सरसाइज में हमें हेल्प करेंगी। क्या वो चीज़ें होंगी? देखिए, एग्जाम्पल 1 में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। और ये वर्ड प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती है। वर्ड प्रॉब्लम से ही हम एल्जेब्रिकली 2 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास, और ये कई तरह से हो सकती हैं। एक होती है आपकी एज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जिसके अंदर ये कहा गया होता है कि कुछ साल पहले मेरी एज इतनी, किसी के इतने गुना थी, कुछ साल के बाद इतने गुना हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो एज से रिलेटेड होती हैं। दूसरी तरह की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि 2 डिजिट नंबर एक आपको दिया हुआ है और उसको अगर आप ऑर्डर रिवर्स कर दें तो उसका डिफरेंस कुछ अलग आ जाता है। तो ये एक 2 डिजिट टाइप प्रॉब्लम्स आती हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं 3rd नंबर फ्रैक्शन बेस्ड, जिसमें आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, और आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करते हैं तो आपका फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो 2 सिचुएशन दी होंगी और इस तरह से आपको 2 इक्वेशन उसमें से बनानी होंगी। तो सभी वर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 सिचुएशन दी गई होंगी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आ सकती हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आपको कमर्शियल आ सकती हैं, यानी किसी 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनका कुछ प्राइस है जो आपको नहीं दिया और आप उसको ख़रीदते हो, या और आप कोई दूसरा पर्सन उसको ख़रीदता है, तो 2 इक्वेशन उससे बनती हैं। और मेंसुरेशन से रिलेटेड है ना, जिसमें कुछ फिगर्स होती हैं, उससे कुछ 2 सिचुएशन दी होती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती हैं जो हम आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे। तो इसी तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 में दी गई है और उसको हमने क्या करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, जो हम सीखेंगे एक्सरसाइज में। तो हमारे पास एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी 2 सिचुएशन से। तो अब जैसे हमने इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया, हमने एक बार x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू 0 आई, ठीक है। तो दोबारा y की वैल्यू 0 रखने की जरूरत नहीं, तो एक हमें पॉइंट मिल गया 0 0, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, अगर हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा एक पॉइंट ये मिल गया। देखिए, दोनों वैल्यू जो है वो इंटीजर हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ ये पॉइंट मिला, हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b पॉइंट। ये दोनों पॉइंट आप x y एक्सिस के प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और उससे a और b से पास होती हुई आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
इस तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है इस पर हम जब वैल्यू लेते हैं तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इंटरसेप्ट मेथड ही लगाते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 ली हमने, जब x की वैल्यू 0 ली तो 5 आ गया, ये एक इंटीग्रल नंबर है तो हमारा काम कर जाएगा। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट P, ठीक है। अब दूसरा हमारा काम क्या है, y को 0 ले लें। तो जब हमने y को 0 लिया तो हमारा यह है 20/3। अब इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.6666 इस तरह से। तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। ये सही है लेकिन हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, है ना, कि इस नंबर को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम कोई अपने दिमाग से और वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लो आप या y की वैल्यू लो, आपको सोच समझ के वैल्यू लेनी है ताकि दोनों आपके पास इंटेग्रल नंबर आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 लिया, y x4 आ गया, या आप x को 4 लें तो y2 निकाल लें, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर ये मिल गया, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट Q। तो इस तरह से 2 पॉइंट हमें चाहिए या 2 सॉल्यूशन चाहिए, इसके लिए भी 2 सॉल्यूशन मिल गए इस इक्वेशन के लिए, और इस इक्वेशन के लिए भी 2 सॉल्यूशन मिल गए। तो यहाँ P और Q को आप मिलाकर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये भी एक आपको स्ट्रेट लाइन देगी और ये भी आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी, तो दोनों से स्ट्रेट लाइन आएंगी और हमें यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अभी हमें x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, विच इज़ द सॉल्यूशन। हमने अभी सॉल्यूशन की बात इस एक्सरसाइज या अभी हम नहीं करेंगे, वो हम एक्सरसाइज 3.1 के बाद समझेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों ही लाइंस का, दोनों स्ट्रेट लाइन है, और हमें ये बताना है कि लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो आप देख रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, तो हम बोल सकते हैं कि दीज रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्टिंग लाइन, बस ये हमें बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही हैं ये हम बताएंगे, अभी सॉल्यूशन हम नहीं बता रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वैल्यूड मेथड या इंटरसेप्ट मेथड किस तरह से यूज़ करना है, ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करना है। नाउ दिस इज़ योर एग्जाम्पल 2, और अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है, जो होगा आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आ गई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, मैं बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी है। अब उसके बाद हमें करना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हमें चाहिए इसकी टेबल्स। तो पहली इस एक्सरसाइज की टेबल हमने ये बनाई, इस इक्वेशन की टेबल ये बनाई, सॉरी, और x की वैल्यू 0 ली एक बार, और एक बार y की वैल्यू 0 ली। x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 3 आई, तो एक पॉइंट हमें मिला 0.3। इस तरीके से ये वैल्यू हमने 0 ली तो ये आया 4.5 यानी 9/2। अब ये इंटीग्रल नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 4.5 जो होता है वो इंटीग्रल नंबर के बीच की एक वैल्यू होती है, जिसको आराम से हम लोकेट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, तो इसलिए हमें इस वैल्यू को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम वैल्यू यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, ये भी और ये भी दोनों ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है, इस इक्वेशन को हमने इस टेबल में सॉल्व किया। अब हमने 0 लिया तो 3 आया यहाँ पर, और यहाँ अब y0 लिया तो अगेन ये 4.5 आया। तो आप देखेंगे दोनों ही पॉइंट इसमें सेम है, ठीक है, दोनों ही पॉइंट सेम है। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, है ना, ग्राफ पेपर पे, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही होगी, क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स दोनों लाइन के सेम ही हैं, इसलिए एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर छुप गई है। तो इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और हमें सिर्फ यही बताना है अभी तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह की लाइन्स है, ठीक है। चलिए एक इसका एग्जांपल और रह गया। सो दिस इज योर एग्जांपल एनसीईआरटी 3 वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इक्वेशंस का, ठीक है। 2 इक्वेशन अब इस तरह की हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में वही इंटरसेप्ट मेथड का यूज़ करेंगे, x0 रखा तो y2 आया, ठीक है, तो पॉइंट हमें एक मिल गया। अब y0 रखा तो x आपका 4 आया, ठीक है। नॉन इंटेग्रल नहीं है, इंटेग्रल नंबर है, तो दोनों पॉइंट्स हमारे ड्रॉवेबल हैं, यानी ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन को हमने यहाँ लिया, x0 तो y3 हुआ और y0 तो x6 हो गया, तो 2 पॉइंट्स ही मिल गए। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों लाइन एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 years as old as you were then। 7 साल पहले वो कह रहा है कि मैं अपनी लड़की से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था।
ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल के बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और 3 साल के बाद मैं तुम्हारे से 3 गुना बड़ा रहूँगा, है ना। तो 7 से 3 गुना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये कैसे हुआ ये जानना। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है, तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी गई है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं मालूम है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक आफताब है और एक उसकी डॉटर है, इनकी एज के बारे में बात हो रही है, यानी ये हमें मालूम नहीं है, ये हमारे अननोन हो गए, तो हम इसको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे लेट, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सिचुएशन दी होगी हम उससे 2 इक्वेशन निकालेंगे। तो ना हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है। पहली सिचुएशन क्या है, इसका लिखेंगे 7 years अगो। पहली सिचुएशन आपकी ये है 7 साल पहले। क्या कंडीशन दी हुई है हमें कि जो आफताब की एज है, आफ्ताब्स एज विल बी 7 times हिज डॉटर्स एज, इसके बराबर डॉटर्स एज, ठीक है। 7 साल पहले की कंडीशन ये है। अब 7 साल पहले अगर हम आए, अगर आज की उसकी x है तो 7 साल पहले इसमें से 7 कम हो जाएगा, यानी आफ्ताब की एज हो जाएगी x - 7 और 7 गुना, और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी, उसमें भी 7 कम कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा x - 7, ये हो जाएगा आपके पास 7y - 49, तो हो जाएगा x - 7y, और ये प्लस हो जाएगा 42 = 0। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी ये आपके पास। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है उससे दूसरी इक्वेशन मिलेगी, और उसमें दिया हुआ आपका 3 years लेटर, है ना। फ्रॉम नाउ का मतलब लेटर की बात हो रही है, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन है। और इसमें कह रहा है कि आफ्ताब एज जो है, आफ्ताब्स एज 3 साल के बाद वो 3 गुना हो जाएगी, किससे, हिज डॉटर्स एज से, उसकी लड़की की उम्र से कितनी हो जाएगी, 3 गुना रह जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके पास x। अब 3 साल के बाद की बात है, 3 ऐड कर देंगे 3 times, और ये हो जाएगा y, उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा उसकी एज में भी, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा x + 3 = 3y - 9। तो x - 3y ये हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 3y, और ये हो जाएगा -6 = 0। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टेबल बनाएंगे। तो यहाँ 2 टेबल बना लेते हैं पहले ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, तो पहली इक्वेशन से पहली टेबल बना लेते हैं, और 2 पॉइंट्स हम लेंगे और ट्राई करेंगे इंटरसेप्ट, यानी हम पहले x की वैल्यू 0 लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 42 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब इसके अंदर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 0 लूँगा तो मेरा x आ जाएगा -42, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बड़ी वैल्यू है लेकिन इंटीग्रल वैल्यू है। दूसरी टेबल बनाता हूँ मैं फॉर सेकंड इक्वेशन। तो इसके अंदर भी हम यही ट्राई करेंगे पहले कि x और y की वैल्यू को 0 लेंगे। तो पहले मैं अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ इस कंडीशन में, इसमें अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा +6 और ये माइनस, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम y की वैल्यू 0 रख कर देखते हैं, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 6, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। एक स्मॉल यूनिट हमने लिए 4 यूनिट के बराबर, ठीक है। अब पहला नंबर है हमारा 0 और 6, ठीक है, तो x 0 और y 6, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, एक पॉइंट आपका ये आ गया इस इक्वेशन के लिए। और दूसरा है -42, x -42, देखिए यहाँ पर है 40, यहाँ आपको अगर दिखा छोटा बनाया हुआ मैंने, ठीक है, तो ये -40 और ये -44, तो इसके बीच में आएगा आपको 42, तो ये एक आपका पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास स्केल है, जब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो आप क्या करें, दोनों पॉइंट्स को ऐसे ले सकते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरी लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लाइन ऐसे पास करती हुई, तो ये आपकी आ गई, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आई। अब दूसरी इक्वेशन है हमारी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 देखिए यहाँ पर होगी। और दूसरा है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0,
तो x की वैल्यू 6 जो है ये होगी। ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। इन 2 पॉइंट्स को हम नाम भी देंगे और इस तरह ऐसे ड्रॉ भी करेंगे। तो ये मेरी एक लाइन आपकी ये मिल गई, ठीक है, ओके। तो आपको देखिए क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अब ये लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आगे जाकर ये क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी और मेरी लाइन किस तरह की आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो बस मुझे यही इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और बताना है कि लाइन किस तरह की है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कैसी लाइन्स आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ रही हैं। जो सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, द कोच ऑफ a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represents this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो वही यहाँ पर हमारा दोबारा रिप्रेजेंटेशन है दोनों तरीके का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे और उसके बाद ज्योमेट्रिकली के लिए हमें क्या होगा, 2 टेबल्स बनानी होंगी और उससे हमारे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होता है, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले हमारा है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमें यहाँ पर अननोन क्या है, यहाँ पर एक बैट और एक बॉल दिया हुआ है और उसके बारे में हमें ये नहीं पता कि जब खरीदेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं अननोन। तो इसी को हम लेट कर लेंगे, एक एक की कॉस्ट क्या है उसको हम मान लेते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X, है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, पहली सिचुएशन दी हुई है 3 बैट एंड 6 बॉल्स। 3 बैट का प्राइस ये हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई किया, और 6 बॉल का प्राइस 6 से मल्टीप्लाई कर दो y को, तो टोटल आपके पास कॉस्ट आ जाएगी जो हमें दी हुई है 3900। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड बार कह रहा है कि एक और बैट खरीदा सेम काइंड का, यानी वही x खरीदा और 3 बॉल खरीदी वही, है ना। तो अब उसका जो प्राइस आ रहा है वो 1300 है। तो ये तो बहुत आसानी से हमने यहाँ पर एल्जेब्रिकली दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इस दोनों इक्वेशन से यहाँ पर 2 सॉल्यूशन ले लेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, 2 पॉइंट इसके आएंगे तो ड्रॉ हो जाएंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगेन हम पहले क्या ट्राई करते हैं, 0 लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर x को हमने 0 लिया तो ये बचेगा सिर्फ, और 6 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 6 जा 6 5 एंड 0 650 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम y 0 ले लेते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो y 0 हो गया, अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 1300। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब वैल्यूज़ बड़ी आ रही हैं तो बड़ी वैल्यूज़ को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन ले लीजिए, अब x अगेन 0 कर दीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर अगर x 0 करेंगे तो इसको 1300 को हमें y 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि नॉन इंटेग्रल नंबर है, यानी x को 0 करने से हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, हम ग्राफ में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम y को 0 करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, y को 0 किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1300, ठीक है। तो x को 0 नहीं कर सकते, x की जगह हमें कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो x को अगर मैं ले लेता हूँ 100, तो मुझे अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा ना कि मैं क्या वैल्यू लूँ। तो मुझे लग रहा है 100 लूँगा तो इसको 1200 कर देगा इधर जाकर, फिर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये खुद आपको सोचना पड़ेगा और ये काम होगा आपका प्रैक्टिस से। तो मैं x को लेता हूँ यहाँ पर 100, तो इधर हो जाएगा 1200, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 400। तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई। चलिए अब इधर बात करते हैं कि हम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करें, हम बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्या किया जाए। तो यहाँ पर आपके पास यूनिट्स दी होती हैं, तो आप यूनिट्स को अपनी चॉइस से ले सकते हैं ताकि ये सारी वैल्यूज उसके अंदर आ जाएं। आप मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं 1300 तक जा रही है, तो आप इस तरह से वैल्यू लेंगे कि आपके स्केल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अंदर ही कवर हो जाए। तो अगर मैं इसको 200 ले लेता हूँ तो आई थिंक ये काम हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 लूँगा तो 1 2 3 4 5 6 700 तक ही जाएगा। तो 1200 ले लूँगा तो 1400 के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। तो मैं इसको लेता हूँ 200, तो ये हो जाएगा 400, ये हो गया आपका दिस इज 600, तो 200 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका काम ये हो जाएगा। ये 1200 हो गया, ये आपका हो जाएगा 1400, ठीक है। इस तरह से, अच्छा मैंने दोनों ही वैल्यू आपकी सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड यूज़ की क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही यहाँ पर। तो इस तरह से ये भी आपका हो जाएगा 200, दिस इज़ 400, 600,
800, 1000, 1200 एंड 1400। तो सारे नंबर अब इसमें आने वाले हैं। तो पहले हम इस लाइन को देखते हैं 0 एंड 650, तो यानी इस लाइन पर आएगा y का, तो ये 6 है, ये 700 हो गया और यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ठीक है, एक पॉइंट आ गया। अब 0 एंड 1300, तो x की वैल्यू 1300, तो ये आपका बीच वाला पॉइंट ही आ जाएगा आपका, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो हम इस तरह से आप बना, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे यहाँ पर इस वीडियो को देखकर कि आपको किस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और आप इधर एरो बनाना ना भूलें क्योंकि ये लाइन आगे तक जा रही है। और यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को भी दे देंगे नाम, तो ये हमारा है 0, 650 और ये जो पॉइंट है हमारा वो है आपका 1300 एंड 0। चलिए दूसरा अब आ जाइए 100 एंड 400, तो 100 तो यह हो गया आपका और 400 ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा, ठीक है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम ही है, यानी यही पॉइंट है, तो यहाँ से ये क्रॉस करती हुई जाएगी और आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की हमारी सिचुएशन आ रही है, किस कैटेगरी में ये दोनों इक्वेशन फॉल कर रही है। थोड़ा सा हाँ, ठीक है, तो ये आप देखिए, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 100, 400 और वो पॉइंट कॉमन हो गया। तो आप साफ देख सकते हैं बड़े आसानी से कि एल्जेब्रिकली किस तरह से दो इक्वेशन आ गई आपके पास, फिर उसका आप टेबल बनाएंगे। टेबल में मैंने आपको ट्रिक बता दी किस तरह से आप टेबल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद अगर वैल्यू किस तरह की है, किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए वो भी पता चल गया। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, अगेन दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस ही आ रही, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में आई थी ऐसा ही इसी में आ रहा है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट्स कर रही है। चलिए इसको आप नोट कर लें। नाउ दिस इज योर दिस इज क्वेश्चन 3 of exercise 3.1. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represents the situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो मैंने पहले से आपको देखिए यहाँ बोर्ड पे दिखाया गया कि algebraically और geometrically हमें निकालेंगे, और पहले algebraic इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, जो भी हमें सिचुएशन दी है। तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो कमर्शियल टाइप प्रॉब्लम्स है और इसमें हमें दो प्रोडक्ट्स का प्राइस नहीं मालूम, ठीक है ना, तो हम उसको एक्स और वाई रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, इस तरीके से ग्रेप्स को हम दूसरा वेरिएबल ले लेंगे y, ठीक है। अब ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो सिचुएशन से दो इक्वेशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहली सिचुएशन है कि 2 किलोग्राम एप्पल्स कितने के हो गए, वो हो गए आपके पास 2x रुपीज़ के, और 1 किलोग्राम एप्पल कितने के हो गए, y रुपीज़ के। टोटल कितना पेमेंट करना पड़ा, 160 रुपीज़। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई थी, देखिए बड़ा ईजिली। तो 4 kg अब आपने एप्पल लिए तो इतने के हो गए, और 2 kg आपने ग्रेप्स लिए तो ये हो गए भाई, तो ये आपको आए कितने, 300 रुपीज़ के। तो ये आपकी एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने देखिए पहले से ही 0 0 दो जगह लिया हुआ है, वो ईजी मेथड होता है। तो हम यहाँ x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगी 160, और इसमें y की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 80। देखिए कितने आसानी से 2 पॉइंट आ गए। दूसरी क्वेश्चन ले लीजिए, x की वैल्यू 0 करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 150, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हो जाएगा 75। देखिए कितना आसानी से आ गया। तो अब इन नंबर्स को हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है ना, जो आपकी यूनिट्स दी हुई हैं उसी हिसाब से आप लेंगे। तो हमारा मैक्सिमम आ रहा है 160 तक। तो अगर मैं इसको लेता हूँ 20, 40, 60 तो आसानी से हो जाएगा आई थिंक। तो मैं अब हम पॉइंट लेंगे पहले इक्वेशन के 0 और 1, यानी यहाँ पर हमें पॉइंट लेना है। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, देखिए 160 का, और 0, 80 यानी x पर 80 ले लीजिए तो ये पॉइंट आ गया आपका ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो यहाँ ये दोनों पॉइंट्स मिला दिए तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पहली इक्वेशन की। तो ये हमारी लाइन आ गई इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन फर्स्ट लाइन आ गई, ठीक है, ये इस तरह से। अब दूसरी लाइन को देखिए 0, 150। अब 0, 150 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 150,
और 75 जो है यहाँ 80 है, तो 75 ये 70 होगा, 75 यहाँ होगा। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेरा ये वाला पॉइंट था 80 0 और ये मेरा पॉइंट था 75 0, और यहाँ पर ये वाला मेरा पॉइंट था 0 160 और यहाँ पर ये वाला पॉइंट था 0 150, ठीक है। तो पॉइंट्स भी हो गए और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। और किस तरह की लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस हैं आपकी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो आप इसको भी नोट कर लें।